ठीक है, सब आ गए। तो कहाँ पे थे हम लोग? एक तो प्रोसेसर है हमारे पास, हमने 3 थ्रेड लिए थे। मैंने कहा टाइम स्लाइसिंग के बेस पे हम लोग ले लेते हैं। ये रेडी है हमारा, ठीक है। ये थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 2 है और ये थ्रेड 3 है। देखिए होता क्या है, अगर हम यहाँ सिंगल प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रही हूँ क्योंकि आजकल तो क्वाड का और उसका ऑक्टा का कंसेप्ट चल गया है, लेकिन पहले था सिंगल प्रोसेसर कंसेप्ट, यानी कि एक बार में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। तो एग्जीक्यूट होने के लिए उसको लाइन में लगना जरूरी है, तो ये लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे। और सी लाइन को हम लोग रेडी क्यू कहते हैं। तो अगर टाइम स्लाइसिंग के बेस पे काम हुआ तो मानते हैं 2 माइक्रोसेकंड का टाइम सबको मिला हुआ, मैंने बता दिया 1000 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू 1 सेकंड होता है, ठीक है। तो 2 माइक्रोसेकंड का टाइम सबको मिला हुआ है और एक बार में एक ही थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, मतलब अंदर जाएगा प्रोसेसर के पास और एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये प्रोसेसर है अपना, और इनको लाइन में लगाने का, इन सब को लाइन में लगाने का कि कौन सा पहले जाएगा कौन सा बाद में जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है ये, कि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा प्रोसेसर के पास, या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के बेसिस पे होता है कि जिसके पास सबसे छोटा काम है वो जाएगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, अपना काम खत्म करा के आएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं वो जब आप 6th सेमेस्टर में पहुंचेंगे और ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में पढ़ेंगे, वहां आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो अभी हमें मान के चलते हैं कि 2 माइक्रोसेकंड का सबको टाइम मिला हुआ, सबको जनरली, लेकिन काम तो सबके पास अलग अलग टाइम का। मान लीजिए ये 3 सेकंड्स का काम है, इसके पास 3 माइक्रोसेकंड का। ये मान लेते हैं 4 माइक्रोसेकंड का काम लेकर बैठा है अपने पास, एमएस लिख देती हूँ यहाँ पे। और ये मान लेते हैं कि 1 माइक्रोसेकंड का काम है इसके पास, ऐसे, ठीक है। तो होगा क्या, तो सबसे पहले T1 है लाइन में, तो ये जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोसेसर के पास। ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जैसे ही इसका 2 माइक्रोसेकंड का काम हुआ, मतलब टाइम इसका जैसे ही 2 माइक्रोसेकंड हुआ, प्रोसेसर से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, माने इसको कंट्रोल यूनिट वहीं रोक देगी और इसको बाहर निकाल देगी। अपने बचे हुए बाकी काम को लेकर, बचा हुआ टाइम लेकर ये पीछे फिर से लाइन में लग जाएगा। कौन? ये T1। ये T1 यहाँ से हट जाएगा, अंदर जा चुका था, एग्जीक्यूट करा चुका था, लेकिन जैसे ही इस T1 का काम टाइम हुआ पूरा, 2 माइक्रोसेकंड हो गए इसके पूरे, भले इसके पास काम बचा हुआ है, इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि बाकियों को भी तो मौका देना है ना भाई। तो ये बाहर जाकर वापस से सबसे पीछे लाइन में लग जाएगा अपने बचे हुए को टाइम को लेके, यानी इसके पास 3 था ना, तो 3 में से 2 गए, तो 1 सेकंड का काम लेकर बैठ जाएगा सबसे पीछे। फिर T1 हट जाएगा बाहर, तो T2 जाएगा। पहले T2 ने यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेगा, फिर यहाँ जाएगा, ठीक है, कोई भी स्पेस खाली नहीं छोड़ता है वो। तो फिर T2 यहाँ पर जाएगा। अब T2 के पास जो T2 एग्जीक्यूट करेगा, अब T2 के पास जो है फोर्स का मतलब काम है, यानी 4 माइक्रोसेकंड का काम है, लेकिन यूज तो इसको भी 2 ही माइक्रोसेकंड का टाइम मिलेगा। तो ये जब जैसे इसका टाइम खत्म हुआ, ये बाहर निकलेगा, अपना बचा हुआ मतलब टाइम 2 सेकंड वाला पूरा हुआ, ये अपना टाइम लेके बचा हुआ काम लेके फिर पीछे लग जाएगा, यानी 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, 2 माइक्रोसेकंड। ये बहुत तगड़ी कैलकुलेशन होती है, सब आप सीखेंगे जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में पढ़ रहे होंगे। अभी हमारा टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अभी तो हम सिर्फ समझा रहे हैं इसमें कि ये चीजें चल रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर T1 T3 का नंबर आएगा, फिर T3 चलेगा। तो समझे, इस तरीके से ये काम होता है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग टाइम स्लाइसिंग। टाइम स्लाइसिंग मतलब एक पर्टिकुलर टाइम सबको दे दिया और उतनी देर के लिए ही वो लोग प्रोसेसर को यूज करेंगे सारे थ्रेड्स, और जब उनका टाइम हो जाएगा पूरा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, चाहे उनका काम पूरा एग्जीक्यूट हुआ हो या नहीं एग्जीक्यूट हुआ हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेसर काम कर रहा होता है। इतना समझ में आया? इतने में कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं मैम, ठीक है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे, हमारा टर्म क्या था? कंटेक्स्ट स्विचिंग। हम इसकी बात कर रहे थे ना कि सारे थ्रेड्स आपस में कंटेक्स्ट स्विचिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, TCHING, ठीक है। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग कर रहे होते हैं सारे के सारे। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है? देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पर एक थ्रेड
T1 गया, पहले तो T1 गया इधर अंदर, ठीक है, T1 का काम खत्म हुआ, तो काम भी नहीं भी खत्म हुआ तो भी अपने बचे हुए काम को लेकर वो पीछे लाइन में लग गया, तो उसकी जगह T2 ने ले ली। तो देखिए मान लेते हैं T1 के पास इतना काम है, ये काम है यहाँ से यहाँ तक, ऐसा अज्यूम करते हैं कि इतना लंबा काम लेके गया था वो एग्जीक्यूट कराने के लिए, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और एग्जीक्यूट कराएगा यहाँ तक, मान लेते हैं यहाँ तक वो एग्जीक्यूट करा चुका, ठीक है, क्योंकि 3 माइक्रो सेकेंड है ना, तो आधे से ज्यादा काम वो अपना एग्जीक्यूट करा, इतना एग्जीक्यूट वो करा चुका, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अपने बचे हुए काम को लेकर, ठीक है, इतने बचे हुए, ये बचा हुआ काम उसको लेकर वो पीछे लाइन में लग जाएगा T1, अभी हम T1 की बात कर रहे हैं, लेकिन इतने काम का क्या होगा, जो वो ऑलरेडी करा चुका है, इतने काम को ना वो वहां पर सेव करवा के आएगा, इंटरनली प्रोसेसर के पास सेव करवा के आएगा, ठीक है। फिर जब, क्योंकि सेव नहीं करवा के आएगा ना, तो उसको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा कि अच्छा पिछला मैंने कहाँ छोड़ा था, फिर से मैं दोबारा से शुरू करूँ। ऐसे ही होता है ना, हम कंप्यूटर में अपना काम कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं, हमें बीच में कहीं जाना है, हम अपना काम सेव करते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। अगर हम बिना सेव करे ऐसे स्क्रीन बंद कर देंगे और सेव नहीं होगा टास्क, तो हम फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो वही कंसेप्ट इंटरनली भी चल रहा होता है कि अपना काम नहीं, ये सेव करवा के आता है T1 ने सेव करवा दिया अपना काम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब दोबारा वो आएगा, उसका नंबर आएगा, भाई कभी तो आएगा, T2 भी चला गया, T3 भी जब चला जाएगा, T1 का फिर से नंबर आएगा, तो अब वो यहाँ से शुरुआत करेगा, ना कि शुरू से शुरू करेगा, समझ गए, क्योंकि वो पहले से काम सेव करके आया था। और अब एक तो ये हो गया, तो एक कंसेप्ट आया कि सेव करवा के आया, तो इसको बोलते हैं सेव्ड स्टेट, सेव्ड स्टेट इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज देखिए कि T1 गया, T2 जब T1 अपना काम पूरा हुआ है नहीं हुआ है, बाहर निकल जाएगा, T1 की जगह ले लेगा T2, T2 की जगह ले लेगा T3, T3 की जगह वापस से T1 ले लेगा, ठीक है। तो हर एक बार में एक ही, मतलब इस एरिया में सिर्फ एक ही जो है वो थ्रेड एग्जीक्यूट हो पा रहा है, ठीक है, तो एक की जगह दूसरे ने ले ली, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्वैपिंग करना। होता था ना, हम लोग स्टार्टिंग में सी में पढ़े होंगे कि 2 नंबर को स्वैप कीजिए, तो एक की जगह दूसरा ले लेता था, ए की वैल्यू बी में डाल दो, बी की वैल्यू सी ए में डाल दो, उसको हम लोग स्वैपिंग कहते थे, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर T1 की जगह ले लेगा T2, और T2 की जगह ले लेगा T3, T3 की जगह मान लीजिए फिर वापस से T1 ने ले लिया, अगर और कोई फर्दर उसके पास थ्रेड नहीं है तो ये स्वैपिंग कर रहे होते हैं। तो दूसरा पढ़ा हमने स्वैपिंग, ठीक है। और इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। मतलब सेव्ड स्टेट और स्वैपिंग जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ओवरऑल ये एक टर्म बन जाती है, और जिसको हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो यानी थ्रेड आपस में कंटेक्स्ट स्विचिंग कर रहे होते हैं, ये लिखा था वहां पे। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि थ्रेड्स की आपस में ना कंटेक्स्ट स्विचिंग चल रही होती है। एक थ्रेड जब एग्जीक्यूट, अच्छा एक और पॉइंट ये है कि एक थ्रेड जब चल रहा होता है, दूसरा उसको डिस्टर्ब करने नहीं जाता है। अगर दूसरा उसको डिस्टर्ब करने जाएगा, ठीक है, तो फिर ये इंटरप्शन कहलाएगा। मतलब ना तो जैसे मान लेते हैं T1 है और T2 है, दो T1 अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तो T2 चला गया उसको डिस्टर्ब करने, उस केस में दोनों में आपस में एक तरह से एक फाइटिंग सी हो जाएगी, ना T1 एग्जीक्यूट करेगा उस केस में, ना T2 एग्जीक्यूट करेगा, और इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डेडलॉक सिचुएशन। मतलब सिस्टम मेरा रुक गया, अब चलेगा ही नहीं कभी। तो इस चीज को मेंटेन करके हमें मतलब प्रोग्रामिंग हमें भी करनी पड़ेगी, और सिस्टम भी खैर इसीलिए बना है, मतलब इस लॉजिक के थ्रू काम करता है कि मेंटेन करके चलता है कि जब एक काम चल रहा है, मतलब एक थ्रेड चल रहा है, तो दूसरा उसको इंटरप्ट नहीं करने जाए, क्योंकि अगर उसने इंटरप्ट कर दिया तो पहला वाला भी नहीं चल पाएगा, दूसरा वाला भी नहीं चल पाएगा, और दोनों ही नहीं चलेंगे तो सिस्टम हमारा रुक जाएगा, डेडलॉक पहुंच जाएगा हमारा सिस्टम। डेडलॉक का मतलब होता है कि जैसे हैंग कर गया, अब आगे चलेगा ही नहीं सिस्टम। तो थ्रेड्स को लेके सारा आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, तो
थोड़ा सा एक एडवांटेजेस वगैरह देख लेते हैं इसमें। और ये रहा, देखिए पूछा जाता है एग्जाम में, ये बुक का ही मैंने लिख दिया था, बुक में से ही पूछा जाता ही है कि सीपीयू आपको आपका खाली नहीं बैठता है, मतलब सीपीयू को हर वक्त डेटा मिलता है और हर वक्त डेटा वो एग्जीक्यूट करा रहा होता है। उस कंसेप्ट को हम लोग मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। अब हम लोग मल्टी थ्रेडिंग इसलिए, ठीक है, तो कंसेप्ट वही लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, यहाँ से तो सब ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी अब? ठीक है, अब आ रही है? यस मैम, अभी आ रही है। अब आ रही है मेरी आवाज? एडवांटेजेस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग है, तो एडवांटेजेस तो यही है कि सीपीयू आइडल नहीं बैठ अभी नहीं आ रही मैम आपकी आवाज। ठीक है, मेरे यहाँ से तो बिल्कुल ठीक है। कहाँ से कंकरेंसी क्या? Recording stopped. Recording in progress. हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया दोबारा से। हाँ ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कंकरेंसी कैन बी यूज्ड विद इन अ प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंस्टांसेस ऑफ साइमल्टेनियस सर्विसेज। बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज को आप एक साथ चला सकते हैं, ठीक है। एक तो एडवांटेजेस इसका ये हो गया, मल्टीपल इंस्टांसेस का मतलब, इंस्टांस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, कि एक साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट आप बनाइए और उन बहुत सारे ऑब्जेक्ट पे आपको आप एक साथ रन करवा सकते हैं, मतलब अलग अलग टास्क देके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो पहला पॉइंट यही लिखा था इसमें कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाइए। मैंने बता दिया ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाइए अलग अलग नाम से और थ्रेड क्लास का, और उसको आप रन कराइए, मतलब उससे अलग अलग लॉजिक परफॉर्म कराइए। तो वो आपका एक एडवांटेज तो ये हो गया इसका, ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग रिक्वायर्स लेस प्रोसेसिंग ओवरहेड, ठीक है, देन मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी थ्रेडिंग जो है मल्टी प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा मतलब लाइट वेट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज कंकरेंट थ्रेड आर एबल टू शेयर कॉमन रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। रिसोर्सेज का मतलब होता है, जैसे प्रिंटर हो गया, दो से ज्यादा थ्रेड्स हैं, उनको प्रिंटर चाहिए, सबको ही प्रिंटर चाहिए, या दो से ज्यादा थ्रेड्स आपने बना दी हैं, या एक से ज्यादा थ्रेड बना दिए और सबको कीबोर्ड चाहिए। कीबोर्ड का मतलब हो गया कि सारे थ्रेड बैठे हैं, यूजर इनपुट देगा कीबोर्ड से, तब हम लोग आगे काम करेंगे, ठीक है। तो सारे थ्रेड को अगर कीबोर्ड को शेयर करना है तो उस केस में कैसे काम करते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। उसके प्रोग्रामिंग एक्चुअली हम लोग करेंगे, ओके। तो कॉमन रिसोर्सेज वगैरह भी ये शेयर कर लेता है बहुत एफिशिएंटली। और लास्ट पॉइंट पे आते हैं, it enables programmer to write very efficient programs that make maximum use of the CPU, ठीक है। यही हमने कहा कि सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है इसमें, और सीपीयू आपका आइडल नहीं बैठता है, कभी भी उसको खाली नहीं बैठने को मिलेगा, हर वक्त उसको डेटा चाहिए और हर वक्त डेटा उसको मिलता है बिकॉज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। तो हमारा काम जो है बहुत फास्ट हो जाता है, ओके। तो ये कंसेप्ट यूज होता है और ये इसके एडवांटेजेस, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहाँ तक हम रुक सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में लाइफ साइकिल और फिर प्रोग्रामिंग वगैरह पे आएंगे इसके, ठीक है ना? ठीक है। ओके मैम।
ठीक है, तो मैं यहाँ से ना लॉग आउट कर रही हूँ अभी। ठीक है, थैंक यू मैम।